गुड मॉर्निंग। हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हम कक्षा 8 का अध्याय नंबर 13 ध्वनि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ रखा है, ध्वनि इसे हम अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। जब हम विद्यालय में पढ़ते हैं और जब हमारा विद्यालय का कालांश पीरियड समाप्त होता है, तो हमें जब उस पीरियड की खटखटाने की आवाज़ आती है तब हमें पता चल जाता है कि हमारे दरवाजे पे कोई आया है या हमारे विद्यालय पे घंटी लग गई है, पीरियड ख़त्म हो गया है। तो इस प्रकार से ध्वनि को हम जानते हैं। हम जब बचपन में लुका छिपी का खेल खेलते हैं या अभी भी जब खेलते हैं, तो इस खेल में जब एक खिलाड़ी के आँखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे अन्य खिलाड़ियों को पकड़ना होता है, तो वह अपने पड़ोसी साथी जो उसके पास में खड़ा हुआ है उसकी ध्वनि की हेल्प से, उसकी ध्वनि की मदद से वह उसे पता लग जाता है कि उसके पास में कौन सा खिलाड़ी खड़ा है और कितना दूर पे खड़ा है, और ध्वनि की हेल्प से वह उसे पकड़ लेता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ध्वनि का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ध्वनि जीवन में हमारे एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ध्वनि के द्वारा हमें एक दूसरे से संपर्क करने में सहायता होती है, मदद मिलती है। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को सुनते हैं, जैसे ट्रक की ध्वनि, बस की ध्वनि, कार की ध्वनि, बच्चे के रोने की ध्वनि, विभिन्न प्रकार की ध्वनि हम अपने आसपास सुनते हैं। इस ध्वनि नामक अध्याय में हम यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि ध्वनि किस प्रकार से उत्पन्न होती है, यह कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है, किस प्रकार इसे हम सुन सकते हैं, और कुछ ध्वनियाँ तेज़ तो कुछ ध्वनियाँ कुछ कमज़ोर होती है। इस प्रकार के प्रश्नों का हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। जैसे हम यहाँ खड़े हैं और हमसे कुछ दूरी पर हमारा दोस्त या कोई मित्र खड़ा है, और हम जब उसे बुलाते हैं तो हम कुछ दूरी पर होने के बावजूद भी वो हमारी आवाज़ सुन लेता है। तो इस प्रकार ध्वनि एक दूसरे स्थान पर कैसे पहुँच पाती है, इसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो ये कुछ वाद्य यंत्र हैं जिससे हमें ध्वनि सुनने को मिलती है। हारमोनियम का कुछ अलग साउंड होता है, तबले से हमें कुछ अलग ध्वनि मिलती है, सितार बांसुरी से कुछ अलग प्रकार से। इस प्रकार से इनकी हेल्प से हमें ध्वनि सुनाई देती है। अब हम यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है। जब कभी विद्यालय की घंटी बजती है और हमें सुनाई देता है उसकी घंटी की आवाज़, तो अगर हमें कभी मौका मिले तो हम जानने का प्रयत्न करते हैं कि उस विद्यालय की घंटी को जब हम जाकर छूते हैं तो हम देख सकते हैं कि वह घंटी कंपन करती है। या आप घर में भी किसी प्रकार की कोई प्लेट पे अगर किसी चम्मच से प्रहार करेंगे तो आपको प्लेट चम्मच से प्रहार करने के बाद कंपन होती हुई दिखाई देती है। तो इस प्रकार से हम यह समझ सकते हैं कि ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। कंपन क्या होता है, इसे हम इस प्रकार जान सकते हैं कि किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। वस्तु किसी अपनी एक फिक्स पोजीशन पे है, फिक्स एक जगह पर है, उसके वो इधर या उधर या आगे या पीछे उधर होने की उसकी गति को कंपन गति कहते हैं। जिस प्रकार से हम जब एक तना हुआ रबड़ होता है, उसके छल्ले को जब हम कर्षित करते हैं, खींचते हैं या बीच में से खींचकर छोड़ देते हैं, तो वापस कंपन गति करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। यदि ये कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि बंद हो जाती है। इसे हम एक बहुत अच्छे उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि हम घर में एक थाली ले, उसके अंदर हम पानी भर देते हैं, और जब हम थाली को चम्मच से प्रहार करते हैं तो हमें यह पता लगता है कि जब हम प्रहार करते हैं चम्मच से तो उस थाली में जो उत्पन्न जल है उसके अंदर तरंगे चलती है, कंपन होता है। थाली में कंपन होगा चम्मच से प्रहार करने के कारण, और उसके अंदर जल तरंगों में कंपन पाया जाता है, वे उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि कंपायमान जो वस्तु होती है वे ध्वनि को उत्पन्न करती है। कुछ स्थिति में कंपन हमें आसानी से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में इन कंपन ध्वनियों का आयाम, एम्पलीट्यूड, जिसे हम आगे जानेंगे क्या होता है आयाम, वो इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी हम इन कंपनों का अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ध्वनि जो है वो कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड्स, अभी अपन ने जाना कि ध्वनि कंपित वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है, यानी ध्वनि के लिए कंपन ज़रूरी होता है। तो जब हम मनुष्य लोग
जब कुछ बोलते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो क्या हमारे शरीर का कोई भाग कंपित होता है? क्या हमारे शरीर में भी कोई ऐसा यंत्र है जो कंपन होता है? तो इसे हम समझ सकते हैं कि मानवों में जो ध्वनि होती है वो वाक्य यंत्र अथवा कंठ जिसे हम बोलते हैं उसके द्वारा उत्पन्न होती है। ये वाक्य यंत्र या कंठ हमारे गले में पाया जाता है। जब हम अपनी उंगली को हमारे कंठ पर, गले में जो कंठ है उस पर रखते हैं और हमें वहाँ एक कठोर उभार दिखाई देता है, यह कठोर उभार ही वाक्य यंत्र कहलाता है। तो इस वाक्य यंत्र ये वाक्य यंत्र श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। ये वाक्य यंत्र या कंठ, इसके आसपास आर पार 2 वाक तंतु होते हैं। वो इस प्रकार से होते हैं कि वायु उनके बीच में से निकलने के लिए एक संकीर्ण सी झिल्ली बनी होती है, झिर्री बनी होती है। इस प्रकार से हम चित्र में देख सकते हैं कि हमारे गले में एक उभार सा होता है जो वाक तंत्र कहलाता है, वाक्य यंत्र कंठ, और इस प्रकार से एक झिल्ली होती है बीच में और उसके दोनों तरफ ये वाक तंतु होते हैं। जब हमारे फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिल्ली से बाहर निकालते हैं, झिर्री से, तो वाक तंतु कंपित होते हैं जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। ये वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं। इन वाक तंतुओं के ढीले होने से या तने होने से अथवा मोटे और ढीले होने से, पतले होने से, तने होने से हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनि उत्पन्न हो सकती है हमारे गले से। तो साथियों, अब तक हमने 2 चीज़ें पढ़ी कि ध्वनि जो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और ध्वनि कंपित वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न होती है। और साथ ही मनुष्यों में ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है? तो मनुष्यों में ध्वनि वाक्य यंत्र अथवा कंठ से उत्पन्न होती है, जो कि गले में होते हैं वाक तंतु उनके द्वारा। अब हम पढ़ेंगे ध्वनि संचरण। ध्वनि के वहन के लिए, ध्वनि के वेग के लिए क्या हमें माध्यम की आवश्यकता होती है? जब हम किसी दोस्त को या किसी मित्र को हम बुलाते हैं, आवाज़ देते हैं, तो वह बीच के हमारे और हमारे दोस्त के बीच में जो माध्यम होता है, क्या उस पर ध्वनि डिपेंड करती है? क्या ध्वनि की उस पर ऊपर आवश्यकता होती है? ये हम इसमें आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम हमारे मित्र को आवाज़ लगाएंगे या आवाज़ लगाते हैं तो उस बीच में एक वायु होती है, वायु में गैस के कण होते हैं जिनके द्वारा कंपित ध्वनि को हमारे दोस्त के कान तक पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ध्वनि जो है उसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यदि हम ध्वनि के संचरण के लिए अगर माध्यम में से वायु जिसको है उसको अगर हम बुरी तरह से निकाल दें, यानी किसी प्रकार कोई माध्यम नहीं रखे, तो ध्वनि वहाँ पर संचरित नहीं होगी। इस प्रकार का माध्यम जिसमें ध्वनि नहीं हो, इस प्रकार का माध्यम जिसमें वायु नहीं हो, उसे निर्वात कहते हैं। अर्थात जिसमें ना तो ठोस हो, ना द्रव हो, ना गैस हो, उस प्रकार का जो माध्यम होता है उसे निर्वात कहते हैं और ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती है। अब हम यह जानना चाहेंगे कि हम वायु में तो हमने देख लिया है कि ध्वनि संचरित होती है, क्या ध्वनि द्रवों में संचरित होती है? तो जब हम इस प्रकार के एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब हम एक पानी का टैंक टाइप का है, बाल्टी है, टब लीजिए, इसमें जब हम एक छोटी घंटी को अगर डाल देते हैं और उसे बजा के हम बाहर से सुनने का प्रयत्न करते हैं, तो इस प्रकार का जब हम उदाहरण द्वारा देखते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि जब हम घंटी को पानी के अंदर से बजाते हैं और हम बाहर खड़े हैं हमारे कान के साथ, तो हमारे कानों में घंटी की ध्वनि सुनाई देती है। इस प्रयोग के द्वारा हमें यह पता चल जाता है कि ध्वनि का द्रवों में भी संचरण होता है। अब हमें जानना चाहते हैं कि क्या ध्वनि ठोसों में भी गमन करती है? तो बिल्कुल, इसे भी हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब हमें किसी लकड़ी या किसी एक छड़ को, स्केल धातु की छड़ को अगर हम 2 दोस्तों के बीच में खड़ा कर देते हैं, जिस प्रकार से यहाँ 2 लड़कों ने पकड़ रखा है, तो अगर एक लड़का एक तरफ से उसमें कुछ खटखटाने या खरोचने का प्रयत्न करता है, तो दूसरे लड़के के पास जो सिरा है उस छड़ का, उसमें जब वह कान लगा के सुनता है तो उसमें कंपन सुनाई देते हैं, उसको ध्वनि सुनाई देती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ध्वनि लकड़ी अथवा वायु में भी धातु में भी चल सकती है। इस वास्तव में ध्वनि किसी भी ठोस में संचरण कर सकती है। तो साथियों, अब तक हमने सीखा है कि कंपायमान जो वस्तुएं होती है वह ध्वनि उत्पन्न करती है तथा यह किसी भी माध्यम में सभी दिशाओं में संचरित हो सकती है। यह माध्यम गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। अब हम ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि इस ध्वनि को हम मनुष्य लोग सुनते कैसे हैं, किस सतह के द्वारा सुनते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं।
कान के बाहरी भाग की आकृति एक कीप फनल की तरह होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली तनी हुई झिल्ली होती है। इसे हम कर्णपटह कहते हैं। तो अगर हम ध्वनि को कानों से सुनते हैं तो हम ध्वनि को कानों से मतलब कर्णपटह से सुनते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो कर्णपटह एक हमारे कानों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना होती है। कर्णपटह एक तनी हुई रबड़ की शीट के समान होता है। इसमें ध्वनि के कर्ण ध्वनि जो है वो कंपन करके कर्णपटह को कंपित कर देती है। यह इस प्रकार से एक कर्णपटह का चित्र है मानव कर्ण का, जिसमें यहाँ हम समझ सकते हैं कि ये जो है ये हमारा कर्णपटह है। ये हमारा एक आंतर कर्ण है। तो कर्णपटह जो होता है वो ध्वनि से प्राप्त जो कंपन होते हैं, ध्वनि कंपनों को वो आंतर कर्ण को भेज देता है, इनर ईयर को, और वहाँ से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज देता है और इस प्रकार से हम ध्वनि को सुनते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वो यह है कि हमें कभी भी अपने कानों में कोई भी तीखी, नुकीली अथवा कठोर वस्तु नहीं डालनी चाहिए। यह कर्णपटह को क्षति पहुंचा सकता है, जिससे हमें सुनने की शक्ति कम हो सकती है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि हमारे कर्णपटह में एक झिल्ली होती है जो वायु को सुनने में जो ध्वनि को सुनने में मदद करती है। अगर हम कोई तीखी या नुकीली वस्तु का उपयोग करते हैं और अगर उस झिल्ली में कुछ दिक्कत हो जाती है तो हमें सुनने की शक्ति हमारी कमज़ोर हो सकती है। अतः हमें हमारे कानों में कोई भी तीखी, नुकीली या कठोर वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। साथियों, अब तक हमने पढ़ा है कि ध्वनि का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। मानव वाक तंतुओं के द्वारा कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि किसी भी माध्यम, चाहे वह गैस हो, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, उसमें संचरित होती है। ध्वनि संचरण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। कर्णपटह के द्वारा हम ध्वनि के कंपनों को अनुभव करते हैं। यह इन संकेतों को मस्तिष्क तक भेजता है और इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है, ध्वनि के कंपनों को सुनना, उसे कर्णपटह कंपनों द्वारा अंतरकर्ण को भेजना, वहाँ से संकेतों का मस्तिष्क तक भेजना, इस प्रकार की पूरी प्रक्रिया को श्रवण कहते हैं। तो अब तक हमने पढ़ा। अब आपके लिए 2-3 प्रश्न हैं जो गृह कार्य के लिए हैं। पहला प्रश्न यह है कि मानवों में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 2, क्या ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? अगर हाँ, तो वे कौन कौन से माध्यम हैं जिनमें ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? और प्रश्न संख्या 3, कंपन किसे कहते हैं? इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।